हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। तो आज हम आप लोगों को क्लास 7 अध्याय फर्स्ट भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या है। जैसे आप जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है और भावों और विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। और इस आदान प्रदान का माध्यम भी क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अतः कहने का यह अर्थ है कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है या प्रकट करता है। भाषा बहुत ही आवश्यक है। बिना भाषा के प्रयोग के हमारा एक भी दिन निर्भर नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने समझा भाषा क्या है, किसे कहते हैं? भाषा बहुत ही आवश्यक है और भाषा के बिना हमारी बातों को कोई नहीं समझ सकता। तो हमारा अगला टॉपिक है भाषा के भेद। अब भाषा के भेद में है पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है और किसे कहते हैं। मौखिक मतलब मुख में क्या जुड़ा है? इक प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया? मौखिक बन गया। और मौखिक का अर्थ होता है मुख की, मतलब मुख के द्वारा जब हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं वहाँ पे मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा अस्थायी होता है। इसे न पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोल सकता है। इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ भी इंसान बोल सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं है और अपने मन की बातों को दूसरे तक प्रकट कर सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है लिखित भाषा। लिखित मतलब लिख में होता है लिखना और लिख में इत प्रत्यय जुड़ गया है तो हमारा क्या बन गया है? लिखित बन गया है। यानी कि लिखने वाला जब हम लिख के अपनी बातों को दूसरों तक प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे लिखित भाषा का प्रयोग जब हम करेंगे तो हमारा पढ़ना लिखना आवश्यक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अस्थायी होता है और इसे बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं बोल सकता, ना ही लिख सकता है। लिखित भाषा का प्रयोग एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिखित भाषा की यह बहुत बड़ी बात है कि लिखित भाषा जब हम लिख देते हैं तो यह अस्थायी होता है, बहुत दिनों तक रहता है। जैसे कि आपका किताब हो गया, किताब में लिख दी गई है जो बातें वो अस्थायी रहती हैं। तो ऐसे ही लिखित भाषा मतलब क्या? लिखने वाली भाषा। अब हमारा अगला टॉपिक है अन्य भाषाएं। जैसे अन्य भाषाएं में हमारे यहाँ मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। मातृभाषा जिस परिवार में हम रहते हैं और अपने माता पिता से जो भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो हमारे देश में अधिकतर बोले जाते हैं और समझे जाते हैं, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। इसे क्योंकि ज़्यादा लोग बोलते हैं और समझते हैं, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, इसलिए इसे राजभाषा घोषित कर दिया गया है हिंदी को। और अब हमारा अगला टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जैसे हमारे देश में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों के बीच जब किसी भाषा को ज़्यादा राज्यों में बोला जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारा राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी को लोग ज़्यादा कई जगहों पे बोलते हैं, इसलिए इसे राजभाषा कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों अन्य भारतीय भाषाएं। अन्य भारतीय भाषाएं मतलब हमारा जो देश है बहुत ही विस्तृत है और इस विस्तृत देश में अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई है और हर एक भाषा की अपनी एक मान्यता है, अस्थायी है। हर एक भाषा का अपने स्थान में एक पूर्ण रूप है और हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे कि आप जानते हैं कि संसार में अनेक देशों में अपनी अपनी
प्रमुख भाषाओं को बोला जाता और समझा जाता है। जैसे जर्मन में जर्मनी, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, ब्रिटेन में अंग्रेजी। वैसे ही हर एक देश की अपनी प्रमुख भाषा होती है, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जिसे कई देशों में बोला और समझा जाता है। इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया है। तो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है बोली। बोली मतलब क्या? सीमित क्षेत्र में बोलने वाले को बोली कहते हैं। बोली अस्थायी होता है और हर जगहों में तरह तरह की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे हमारे राज्य में अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, ये सब अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो बोली का कोई अस्थायी रूप नहीं होता, वह बहुत ही सीमित होता है। अगला टॉपिक हमारा लिपि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है और कुछ ध्वनियों के चिन्ह होते हैं। जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, उनकी कुछ चिन्ह और आकृति बनाए होते हैं। उन आकृतियों और ध्वनियों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, ये ऐसे भाषाएं, इनकी लिपि है देवनागरी। उर्दू की लिपि है फारसी, पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। ऐसे ही अनेक भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि होती है। तो अगला टॉपिक हमारा है व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं और क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और शुद्ध लिखना जानते हैं। व्याकरण की जानकारी के अभाव में हम शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान नहीं कर सकते, ना ही हमको व्याकरण का ज्ञान हो पाएगा। क्योंकि जब तक हमको सही व्याकरण का सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक हम ज्ञान में क्या रहेंगे? अभावित रहेंगे, उसमें हम पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण अक्षर मतलब वर्ण सबसे छोटा वह ध्वनि है, मुख से निकलने वाला वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, बनावट, उसके रूप के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक सुव्यवस्थित मेल से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों में शब्द की उत्पत्ति, शब्द के स्रोत, उनकी बारे में हमको किसमें होता है? शब्द विचार में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पद विचार। पद विचार क्या होता है? जैसे जब हम शब्दों के मेल से कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो परिवर्तन होता है उसको हम पद विचार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्य विचार। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य कैसे बनता है। तो शब्दों के मेल से, शब्दों के सुव्यवस्थित ढंग से रखने को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य का निर्माण हो जाता है, शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से हमारा अध्याय पहला खत्म हो गया, भाषा, लिपि और व्याकरण। यहाँ पे मैंने छोटा सा होमवर्क दिया है। यदि आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को देखा है तो आसानी से अपने कॉपी में जरूर करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया है, इसको अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।